Welcome to Daily Current Affair. Today is 12th of April 2023. The question is, according to the latest tiger census data in 2022, the number of tigers in India has increased to, that is 3167. तो अभी अभी जो लेटेस्ट टाइगर का सेंसस आया है उसमें क्या हुआ, उसमें टाइगर की गिनती हुई है 2022 में। उसमें क्या बताया गया है, जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स है वो कितने हो गए हैं, 3167 पूरे के पूरे इंडिया में हो गए हैं। ठीक है, 2006 में ये थे 1411, 2010 में ये थे 1706, 2014 में ये थे 2226 और 2018 में थे 2967। तो अभी कितने हो गए हैं, 200 और इंक्रीज़ हो गए हैं, दैट इज़ 3167 जो है ये हो गए हैं 2022 में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द 7 बिग कैट्स, जो 7 जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं जिसमें टाइगर्स भी आते हैं। ठीक है, उसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी थी कि 50 साल हमने पूरे किए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1973 के अंदर। तो टाइगर को बचाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ टाइगर्स भी हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड अ बुकलेट जिसका नाम है अमृत काल का टाइगर विजन, मतलब कि आगे आने वाले 25 सालों में हमने टाइगर्स की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि हमारे इकोसिस्टम क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको स्टार्ट किया था 1973 में और अभी 2023 में इसको कितने साल हो गए, 50 साल हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास इंडिया में टॉप 10 स्टेट्स जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की। सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश जिसमें 526 टाइगर है। अपनी स्टेट्स आपने याद रखनी है और सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है 526 टाइगर्स, इनकी संख्या भी आपने याद रखनी है। सो कर्नाटका में कितने हैं, 524 टाइगर्स, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264, असम में 190, केरला में 190, उत्तर प्रदेश में 173, वेस्ट बंगाल में 88 टाइगर्स और राजस्थान में 69 टाइगर्स जो है वो टोटल है। तो आपने याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 526 और कर्नाटका में दूसरे नंबर पे है, दैट इज़ 524 टाइगर्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, दैट इज़ सी 11th ऑफ अप्रैल, सॉरी दैट इज़ डी 10th ऑफ अप्रैल। सो 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैमहैनमैन। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये कौन है, ये है हमारे जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। ठीक है, तो इनको आप ये भी बोल सकते हैं CFS हैनीमैन। ठीक है, तो इनका नाम है हैनीमैन, जो फाउंडर थे होम्योपैथी के। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ठीक है, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये इंडिया की भी एक ब्रांच है। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च जो कि रिसर्च करती है होम्योपैथी में, जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर, ऑन द ओकेजन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये किसने इनॉग्रेट की, वाइस प्रेसिडेंट दैट इज जगदीप धनखड़, इन्होंने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया। और इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, होम्यो परिवार, यूनिवर्सल हेल्थ, वन फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें हुई कि किस तरह से हमने पॉलिसी बनानी है, किस तरह से हमने एडवांसमेंट लानी है होम्योपैथी में, रिसर्च को किस तरह से हमने बढ़ावा देना है, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने चाहिए क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस या एक्सपेरिमेंट्स होम्योपैथी के क्षेत्र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम होम्योपैथी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो CCRH
जो है काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी एक्सचेंज MOU विद द वेरियस होम्योपैथी कॉलेजेस एंड डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ इन्होंने क्या किया है, MOU भी साइन किया है इसमें रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो होम्योपैथी इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बोलते हैं कि जो होम्योपैथी होता है ना, उसकी दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा धीरे चलता है, बट इसका जो है बॉडी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 10 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में जानते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर 1990 में हुआ था, 1919 में। ठीक है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड होमोफीलिया डे। 18 और 19 अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड वर्ल्ड लिवर डे रिस्पेक्टिवली। 21 अप्रैल को सेक्रेटरीज डे और नेशनल सिविल सर्विस डे। अब 22, 24 और 25 अप्रैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, 24 को होता है नेशनल पंचायती डे और 25 को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे और 26 को क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे और 30 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आयुष्मान भारत दिवस। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने कभी भूलना ही नहीं है, बाकी आपने एक बार इसको स्टडी करना है। So world's first Asian king vulture conservation and breeding center to be inaugurated in that is B उत्तर प्रदेश। So उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जो एशियन वल्चर है, एशियन किंग वल्चर है, ठीक है, इस तरह का ये गिद्ध है। ठीक है, वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, तो ये एशियन किंग वल्चर है। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ही कम है, 50-60 के आसपास ये इंडिया में बचे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में बचे हुए हैं, मतलब कि ये रेड लिस्ट में है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, इनको बचाने के लिए और इनको प्रजनन करने के लिए एक स्थान, ठीक है, एक स्थान जो है वो चूज़ किया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जगह में एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनके लिए वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और ये 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ ये एरिया है। ठीक है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट में वही चीज़, वही एनिमल जाता है जिनकी बहुत ही कम संख्या जो है वो बची हुई हो। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये आया था 1972 में। ये HAS या किसी भी एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता था। अभी पिछले साल जो HAS आया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, दैट इज़ 1972। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ डैश डैश वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अब क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है हर लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज में नहीं, मतलब कि कुछ एक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है, अब और भी हमारे पास लैंग्वेजेस है, 22 हमारे पास नेशनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब कि जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कितनी है, 22 हैं। उसमें से एक है डोगरी, डोगरी भी है, ये जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज है डोगरी, वो भी इसमें है। अब क्या हुआ है, तो पहली बार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डोगरी लैंग्वेज में भी क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने रिलीज़ किया है फर्स्ट एडिशन किसका, डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, तो ये डोगरी लैंग्वेज है, ये कहाँ की लैंग्वेज है, ये है जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज। ठीक है, वन ऑफ द 22 जो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक डोगरी भी है। और ये 22 दिसंबर 2003 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको स्थान दिया गया था। ठीक है, तो डोगरी जो है वो सबसे पहले इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, ये बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुरानी एक लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन नू सिफिर। नू सिफिर क्या है, इसका मतलब होता है ना द 9 हेवंस। ये एक बुक नहीं थी, एक पोइम थी जो कि लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा इन 1317
CE में, मतलब कि 1317 में ये क्या लिखी गई थी, ये बुक लिखी गई थी 1317 CE में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो उसमें भी डोगरी का जिक्र था। ठीक है, तो डोगरी इज़ द डिसेंडेंट ऑफ फ्रॉम संस्कृत, मतलब कि जो संस्कृत लैंग्वेज है आपको पता है बहुत पुरानी है, बहुत एंशियंट है, उसकी ही एक आगे बोलते हैं कि एक ब्रांच है, दैट इज़ डोगरी। ठीक है, हु ग्रांट्स नेशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी। ठीक है, अभी आपको पता है कि इंडिया में जो नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह से बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टीज़ है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? सारा का सारा जो रेगुलेशन करता है वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने 4 स्टेट, जो 4 स्टेट कौन है? दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात। ठीक है, इन चारों स्टेटों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से इनको ये दर्जा जो है दिया गया है नेशनल पार्टी का। अब कौन कौन सी हमारे पास नेशनल पार्टीज़ हैं? लाइक एक आम आदमी पार्टी होगी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी, तीसरी भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इसमें ये इस लिस्ट में ये क्या हो गए हैं? शामिल हो गई है आम आदमी पार्टी भी। ठीक है, क्यों? अब कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो नेशनल पार्टी बनने नेशनल पार्टी का स्टेटस गेट करती है? क्या रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या थी? पहले से रिकॉग्नाइज थी, इन्होंने इलेक्शन वहाँ पे लड़ लिया है। दूसरा इसका क्या था? इफ़ इट्स कैंडिडेट पोल्ड एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट्स, मतलब कि जितने भी वोट्स हैं, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, उसमें जितने भी टोटल वोट्स हैं, अगर वो वोट में 6% या 6% से ज़्यादा वो लेके आते हैं, तब भी उनको नेशनल पार्टी का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने 2% सीट्स जो है वो लोकसभा में जीती हो। ठीक है, और वो जो 2% लोग हैं वो 3 से ज़्यादा स्टेट के होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो आम आदमी पार्टी पूरी करता था, जिसकी वजह से इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। What is raccoon stealer? ठीक है, विच इज़ सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, दैट इज़ सी मालवेयर। तो ये एक तरह का क्या है? एक तरह का ये मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक तरह का इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जिसको हम वायरस भी बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का इसी तरह का होता है रैकून स्टीलर। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन स्टील करता है किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, हमारी जो 8 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ हैं वहाँ से क्या हुआ, इन्होंने इन्फॉर्मेशन को चोरी किया। ठीक है, किसने? रैकून स्टीलर ने। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन इन्होंने चोरी की। कहाँ से? 8 जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, वहाँ से, इंक्लूडिंग IT डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस। जो हमारे पास सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस है और हमारा IT डिपार्टमेंट है, सेंट्रल IT डिपार्टमेंट, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने चोरी की है। तो आप खुद सोचो ये कितना बड़ा थ्रेट है किसी देश की सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो रैकून स्टीलर आपने याद रखना है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो NTRO है, जो कि एक बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर, उन्होंने ये लिखा है कि आप लोगों का डाटा जो है वो चुरा रहा है कोई किस मालवेयर के थ्रू? रैकून स्टीलर मालवेयर के थ्रू। Orleans Master 2023 who wins men's single title, that is D प्रियांशु राजावत। ठीक है, प्रियांशु राजावत ने क्या जीता है? Orleans Master 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप जो इन्होंने जीती है। ठीक है, इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? मैग्नस जोहानसन जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने उनको फाइनल में हराया है। ठीक है, ओरलेन मास्टर 2023 जो है वो फ्रांस में हुई है इस बार। ठीक है, और किसने ये करवाया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF सुपर 300 इवेंट था। किसने करवाया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसको करवाया। ठीक है, अब ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या होता है? ये क्या करता है? ये बैडमिंटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है
हर एक कंट्री में वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और फेयर प्ले मतलब कि जो बैडमिंटन प्लेयर है उनको अच्छे से खेलने की सलाह देता है। अगर वो अच्छे से ना खेले मतलब कि वॉयलेट करे उनके कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स को, तो उनको पुनिश भी कर सकता है BWF। और ये कब बना था? 5 जुलाई 1934 को बना था BWF। इसके प्रेसिडेंट है P. एरिक होयर लार्सेन और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। और इसके मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर एसोसिएशन इसके मेंबरशिप में आते हैं, ठीक है। जो प्रियांशु राजपत है ना, ये इंडियन बैडमिंटन टीम के भी पार्ट थे, जो कि हमने थॉमस कप जीता था पिछले साल 2022 में बैंकॉक में, उस टीम के ये पार्ट भी थे, ठीक है। तो आपने नाम याद रखना है, प्रियांशु राजावत ने ओरलीन्स मास्टर्स 2023 जो कि फ्रांस में हुई थी वो जीती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।